है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं सुबह की बड़ी खबरों का। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे 73 साल के हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन्मदिन पर देश भर से मिल रही है बधाई। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे जहां 73 साल के हो गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जन्म दिवस पर देश भर से उन्हें बधाइयां मिल रही हैं। जन्मदिन से एक दिन पहले काशी में हुआ हवन पूजन, 56 प्रकार के भोग लगाकर दीर्घायु जीवन के लिए हवन किया गया। आज 73 साल के हो गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीएम मोदी को दी जन्मदिन की बधाई। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर पीएम मोदी को दी बधाई। राजनाथ सिंह, अमित शाह सहित कई नेताओं ने पीएम मोदी को जन्मदिन की दी बधाई। जन्मदिन को सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रही है बीजेपी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां 73 साल के आज जन्मदिन मना रहे हैं अपना पीएम मोदी। राजनाथ सिंह, अमित शाह सहित कई नेताओं ने उन्हें दी बधाई। वाराणसी में हवन पूजन किया जा रहा है उनके जन्म दिवस को लेकर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे जहां 73 साल के हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जन्मदिन पर देश भर से उन्हें बधाइयां मिल रही हैं। इसी उपलक्ष्य में काशी में भव्य आयोजन किया गया। इसी के साथ देश भर में कई आयोजन किए जा रहे हैं। वहीं बीजेपी पखवाड़े के रूप में मना रही है पीएम मोदी का जन्मदिन। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पंकज तिवारी जुड़ चुके हैं। पंकज, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना 73वां जन्म दिवस मना रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं देश भर में? बिल्कुल रागिनी, आपको बता दें कि आज पीएम नरेंद्र मोदी का 73वां जन्मदिन है। आज वो 73 साल के हो चुके हैं और आपको बता दें कि इसको लेकर के देश भर में तमाम जगहों पे जो प्रशंसक हैं नरेंद्र मोदी के, वो पूजा पाठ का कार्यक्रम आयोजन किए हुए हैं। और आपको बता दें कि उनका जो संसदीय क्षेत्र वाराणसी है, तो काशी नगरी में एक दिन पहले से ही हवन पूजन और उनके दीर्घायु के लिए तमाम तरह के यज्ञ का अनुष्ठान किया गया और 56 प्रकार के भोग लगाकर दीर्घायु जीवन के लिए वहां पूजा पाठ किया जा रहा है। आज भी वो कार्यक्रम चल रहा है और आज उनका 73वां जन्मदिन है। तो इस अवसर पे देश के जो बड़े राजनेता हैं, तमाम ट्वीट और तमाम जो सोशल मीडिया है उसके माध्यम से पीएम नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। यहाँ तक कि महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है और उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट करके उनको बधाई दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह हो, चारों तरफ से बधाइयों का इस समय तांता लगा हुआ है। और आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी का आज 73वां जन्मदिन तो है ही, साथ ही साथ आज विश्वकर्मा जयंती है। ऐसे में पीएम विश्वकर्मा योजना का भी आज शुभारंभ पीएम के हाथों से किया जाएगा और इसको लेकर के आपको बता दें कि 30 लाख जो पारंपरिक कारीगर है देश में, उनको इसका सीधा फायदा मिलेगा। पारंपरिक कारीगरों और उनके जो तमाम तरह के जो उनके व्यवसाय है, इसमें कहीं ना कहीं इस योजना से मदद मिलेगी। यहाँ तक कि राजधानी लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद यहाँ मौजूद है और आपको बताया कि गोमती नगर में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इस योजना का शुभारंभ किया जाएगा। वहां पे खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे। तो देखा जाए तो आज 73वां जन्मदिन पूरा देश, जो समर्थक है बीजेपी के, जो चाहने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, वो सब मना रहे हैं। और पक्ष के साथ साथ विपक्ष के भी जो बड़े नेता हैं वो भी पीएम नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां दे रहे हैं। बिल्कुल पंकज, अगर बात करी जाए तो पीएम मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी जो है इस दिन को सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रही है। तो वहीं विश्वकर्मा जयंती और पीएम मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पीएम विश्वकर्मा योजना का भी शुभारंभ किया जा रहा है। इसी के साथ अगर बात करें तो ये पहला जन्मदिन है पीएम मोदी का जब पीएम मोदी अपनी मां के बिना ये जन्मदिन मनाएंगे। और देखिए, आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाने का तौर तरीका भी अनूठा होता है। वो वैसे तो देखा गया है कि अपने हर जन्मदिन पे अपने माँ के पास जाते हैं और जो है कि उनका आशीर्वाद लेते रहे हैं और उनसे जो शगुन के पैसे थे वो भी मीडिया में काफी चर्चाओं में रहते थे कि उनकी माँ उनको शगुन के पैसे भी देती थी, अपने हाथ से मिठाई खिलाती थी और टीका लगाकर आरती करके आशीर्वाद देती थी। और चूंकि हीराबेन जो उनकी माता जी हैं वो अब नहीं रही, तो ऐसे पीएम नरेंद्र मोदी पूरे देश को ही अपना परिवार मानते हैं। और अब जो उनका अब स्टेटमेंट आता है तो उसमें सीधे सीधे वो लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मेरे परिवारजनों, यानी एक तरह से देखा जाए तो पूरे भारत को एक तरह से पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा अपना परिवार माना जा रहा है। और यही कारण है कि आज तमाम जगह पे, देश में तमाम जगह पे जो प्रशंसक है, जो चाहने वाले हैं नरेंद्र मोदी के, प्रधानमंत्री मोदी के, वो अलग अलग तरीके से उनके और दीर्घायु होने की बात कर रहे हैं, पूजा पाठ अनुष्ठान
करा रहे हैं, यज्ञ करा रहे हैं और तमाम जगहों पे ऐसा भी आयोजन किया गया है कि उनके जन्मदिन के अवसर पर पंडाल लगाए गए हैं और भोजन वितरण कार्यक्रम भी है। तमाम जो लोग जो जरूरतमंद है उनको भी वितरित किया जा रहा है, सामान वितरित किया जा रहा है। और इसको लेकर के जो पीएम विश्वकर्मा योजना की जो शुरुआत आज की जा रही है, ये पीएम की तरफ से देखा जाए तो जो कामगार हैं, जो कारीगर हैं, उनको एक तरह से जन्मदिन के उपलक्ष्य में पीएम की तरफ से ही भेंट दिया जा रहा है कि जो 30 लाख जो पारंपरिक कारीगर हैं उनको कहीं ना कहीं इस योजना से फायदा मिले। तो पीएम हरदम कुछ ना कुछ अनोखा करने की सोचते हैं और आज अपने जन्मदिन पे ये जो पीएम विश्वकर्मा योजना लॉन्च कर रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं एक विकास की राह में जो विकास की गति है उसको झाड़ देने का काम करेगा। रानी बिल्कुल पंकज, 73 साल के आज हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश भर में उनके जन्मदिन पर धूम देखने को मिल रही है। फिलहाल जानकारी देने के लिए धन्यवाद। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 73 साल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो चुके हैं, देश भर में बधाइयां मिल रही हैं। जन्मदिन से एक दिन पहले काशी में धूम देखने को मिली और आज भी उनकी दीर्घायु के लिए पूजा अर्चना की जा रही है। इसी के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, सीएम योगी राजनाथ सिंह, अमित शाह सहित कई नेताओं ने उनके जन्म दिवस पर उनको बधाई दी है। वहीं बीजेपी सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रही है। विश्वकर्मा जयंती के अवसर योजना का शुभारंभ किया जाएगा, जिसका नाम है पीएम विश्वकर्मा योजना, जिसका शुभारंभ पीएम मोदी करेंगे। पारंपरिक कारीगरों की योजनाओं का ये शुभारंभ देश के 30 लाख पारंपरिक कारीगरों को इसका फायदा मिलेगा। तो पीएम मोदी ने विश्वकर्मा जयंती की शुभकामनाएं दी हैं। अपने जन्मदिन के साथ उन्होंने विश्वकर्मा जयंती की देश भर को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भगवान विश्वकर्मा की जयंती की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। अपने सभी परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई। शिल्पकारों, रचनाकारों और हृदय से वंदन करता हूं। तो आज जहां एक तरफ पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 73वां जन्मदिन मना रहा है, तो वहीं आज विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर को विश्वकर्मा जयंती की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि अपने सभी परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई। साथ ही शिल्पकारों, रचनाकारों को हृदय से वंदन भी पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर रहेंगे। मानसरोवर स्थित रामलीला मैदान पहुंचेंगे सीएम योगी। 343 करोड़ की योजनाओं की गोरखपुर वासियों को देंगे सौगात। तो 2 दिन के गोरखपुर दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मानसरोवर के रामलीला मैदान पहुंचेंगे सीएम। 343 करोड़ की योजनाओं की सौगात गोरखपुर वासियों को देंगे। 35 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। साथ ही 41 योजनाओं का होगा शिलान्यास। गोरखनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम करेंगे सीएम योगी। सोमवार की सुबह सीएम लगाएंगे जनता दर्शन। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय गोरखपुर दौरा है और जो आज से शुरू होगा। रामलीला मैदान में पहुंचेंगे सीएम योगी, जहां 343 करोड़ की योजनाओं की सौगात गोरखपुर को देंगे। इसमें 35 परियोजनाओं का सीएम योगी लोकार्पण करेंगे और 41 का शिलान्यास किया जाएगा। खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता पंकज तिवारी जुड़े हुए हैं। पंकज, 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर रहेंगे सीएम योगी, क्या क्या काम करेंगे इस दौरे के दौरान? जी रागिनी, बिल्कुल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पे गोरखपुर पहुंचे हुए हैं और ये दौरा जो कि काफी खास माना जा रहा है इसलिए क्योंकि पूर्वांचल के जो विकास की बात जो है कि टीम योगी के द्वारा की जा रही थी और डबल इंजन के सरकार के द्वारा की जा रही थी, उसमें कहीं ना कहीं और गति देने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि मानसरोवर स्थित रामलीला मैदान में कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें सीएम पहुंचेंगे और 343 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। आपको बता दें कि 35 परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण सीएम करेंगे और 41 परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो जो माना जाता था कि जब उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा था तो कहीं ना कहीं पूर्वांचल का जो क्षेत्र है वो और बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है वो ये पीछे रह गए थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो पिछड़े क्षेत्र थे उन पे स्पेशल फोकस करके और सबको समान रूप से विकास की गति, विकास की धारा में जोड़ने की जो टीम योगी की कवायद थी वो कहीं ना कहीं रंग ला रही है। और इसी के क्रम में ये जो 2 दिवसीय दौरा है गोरखपुर का, वहां पे सीएम आज करोड़ों की सौगात देंगे, 334 करोड़ की सौगात देंगे। और आपको बता दें कि गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी का रात्रि विश्राम रहेगा और कल सुबह वो जनता दरबार लगाएंगे, फरियादियों की समस्या सुनेंगे।
क्योंकि जब भी वो गोरखपुर जाते हैं तो जनता दरबार वहां लगाया जाता है और पूर्वांचल की जो जनता है, पूर्वांचल ही नहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भी, यानी पूरे सूबे की जनता जिनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाता है, वो सीधे वहां पहुंचते हैं गोरखनाथ मंदिर में। और वहां सीएम से जब उनकी मुलाकात होती है तो डायरेक्टली बाय फेस मुलाकात होती है। सीएम खुद उनके एप्लीकेशन को लेकर के पढ़ते हैं, समस्याओं को सुनते हैं और त्वरित उस पर कार्रवाई के लिए अधिकारियों को निर्देश देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि रात्रि विश्राम होगा तो सुबह जनता दरबार वो लगाएंगे। और बता दें कि कल 110 करोड़ से स्थापित पीवीसी पाइप यूनिट का भी लोकार्पण सीएम के द्वारा किया जाएगा। 96 उद्योगों के लिए जो भूमि आवंटित की गई है तो उद्यमियों को प्रमाण पत्र भी सीएम की तरफ से बांटा जाएगा। एक तरह से माना जाए तो जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जो हीरा बनाया गया है गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो वहां पे गोरखपुर परिक्षेत्र में यानी पूर्वांचल के लिए जो औद्योगिक विकास हो रहा है, वहां पे तमाम कंपनियां जो निवेश कर रही हैं उसके लिए जो भूमि आवंटित किया गया है, तो उन कंपनियों के उद्योगपतियों को भी वो प्रमाण पत्र अपने हाथों से देंगे। एक तरह से देखा जाए तो संपूर्ण विकास के लिए पूर्वांचल के औद्योगिक विकास हो या बाकी जो भी विकास की जो आधारशिला रखी गई है, उसमें कहीं ना कहीं ये मील का पत्थर साबित होगा। और ये 2 दिवसीय जो दौरा है गोरखपुर का आज और कल का, ये काफी अहम है विकास के परिप्रेक्ष्य में। बिल्कुल पंकज, 343 करोड़ की योजनाओं की सौगात देने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर को। फिलहाल जानकारी देने के लिए धन्यवाद। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर रहेंगे, रामलीला मैदान पहुंचेंगे, 343 करोड़ की योजनाओं की गोरखपुर वासियों को सौगात देंगे। वहीं बता दें कि गोरखपुर मंदिर में ही रात्रि विश्राम करेंगे सीएम योगी। सोमवार की सुबह जनता दर्शन लगाएंगे। 110 करोड़ से स्थापित पीवीसी पाइप यूनिट का भी लोकार्पण करेंगे सीएम योगी। साथ ही 96 उद्यमियों के औद्योगिक भूमि के प्रमाण पत्र बांटेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आज विश्वकर्मा जयंती पर कार्यक्रम का किया जा रहा है आयोजन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम का होगा आयोजन। विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना का कार्यक्रम रखा गया है। आपको बता दें कि आज विश्वकर्मा जयंती है। देश भर में विश्वकर्मा जयंती मनाई जा रही है। इसी उपलक्ष्य में लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना का ये कार्यक्रम है। तो लखनऊ से दूसरी बड़ी खबर है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यालय का व्हाट्सएप चैनल किया गया लॉन्च। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम योगी के कार्यालय का व्हाट्सएप चैनल हुआ लॉन्च। व्हाट्सएप पर सीएम योगी से सीधे जुड़ सकेंगे अब लोग। सीएम योगी आदित्यनाथ तक सीधे पहुंचाएंगे अपनी बात। यूपी की जनता को मिलेगी हर योजना की जानकारी। सरकार ने लॉन्च किया व्हाट्सएप चैनल। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ जनता दरबार लगाकर जनता की तकलीफें सुनते थे, तो जनता की फरियाद सुनते थे। वहीं अब सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यालय ने व्हाट्सएप लॉन्च कर दिया है। व्हाट्सएप चैनल पर अब लोग सीधे सीएम योगी से जुड़ सकेंगे। व्हाट्सएप पर सीएम योगी से सीधे जुड़ेंगे लोग। सीएम योगी आदित्यनाथ तक सीधे पहुंचाएंगे अपनी बात। यूपी की जनता के लिए बड़ी खुशखबरी मानी जा रही है। यूपी की जनता को अब हर योजना की जानकारी व्हाट्सएप पे मिलेगी, क्योंकि सरकार ने व्हाट्सएप चैनल लॉन्च कर दिया है। खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता पंकज तिवारी जुड़ चुके हैं। पंकज, जहां एक और सीएम योगी आदित्यनाथ जगह जगह जाकर जनता दरबार लगाते थे, वहीं अब लोगों को और आसानी हो जाएगी सीएम तक अपनी बात पहुंचाने में, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यालय ने व्हाट्सएप चैनल लॉन्च कर दिया है। क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल रागिनी, आपको बता दें कि देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पहले ही सरकार से यानी पहले कार्यकाल से लगातार जनता से जुड़ने के लिए हर वो अहम कदम उठाते रहे हैं जिनकी जरूरत पड़ती रही है। और इसको लेकर के सीएम ने सारे कार्य प्रणाली को ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए एक तरह से देखा जाए कि हर कार्य में पारदर्शिता अपनाने के लिए बात कही थी, और उसको धीरे धीरे करके पूरा किया जा रहा है। इसके पहले भी सीएम की तरफ से तमाम पोर्टल लॉन्च किए गए कि जनता सीधे मुख्यमंत्री से और मंत्री से संपर्क कर सके और अपनी शिकायतों को, अपनी सूचनाओं को, अपनी बातों को सीधे शीर्ष तक रख सके। यानी जो बीच बिचौलिए में जो सारा काम लीपापोती में खत्म हो जाता था वो न रहे, और जनता को ये विश्वास रहे कि हमारा मंत्री, हमारा मुख्यमंत्री अपने
मुख्यमंत्री के पास हम अपनी बात को भेज सकते हैं और वहां पे सुना जाता है और सुन के उस पर कार्यवाहियां भी सुनिश्चित की जाती है, क्योंकि ये जो पोर्टल होते हैं इनसे टाइमिंग भी होती है कि कितने दिन में कार्यवाही हुई है और क्या कुछ कार्यवाही हुई है, ये सारा फीडबैक देना होता है। और अब आपको बता दें कि आज सीएम कार्यालय का जो व्हाट्सएप नंबर लॉन्च हुआ है, तो ऐसे में जो व्हाट्सएप से जो भी लोग जुड़ेंगे वो सीधे सीधे एक तरह से देखा जाए तो सीएम कार्यालय से जुड़ेंगे, यानी मुख्यमंत्री से सीधा उनका जुड़ाव रहेगा। अपनी समस्याओं को, अपनी बातों को सीधे तौर पे वो वहां पे रख सकते हैं, जो शिकायत है वो भी कर सकते हैं और साथ ही साथ लोगों को इस व्हाट्सएप के माध्यम से सरकार की जो कुछ भी योजनाएं हैं वो भी सीधे तौर पे मिल जाएंगी। आपको बताएं कि सीएम वैसे भी जहां जाते हैं लोगों से मिलते हैं और जनता दरबार भी लगातार लगाते हैं कि जो जन समस्याएं हैं उनका निस्तारण त्वरित हो, और कहीं भी कोई लापरवाही होती है तो तुरंत अधिकारियों को फटकार लगाते हैं। तो ऐसे में सोशल मीडिया के माध्यम से भी सीएम ने एक तरह से देखा जाए तो पोर्टल के बाद अब व्हाट्सएप को लॉन्च किया गया है, तो सीएम का सीधा सीधा निर्देश है कि इससे जो लोग जुड़ेंगे सीधे वो मुख्यमंत्री कार्यालय से अटैच होंगे और जाहिर सी बात है कि अपनी बात को, अपनी समस्या को सीधे वो मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचा सकते हैं। यानी बीच में कोई अधिकारी चाहे कि उसको इधर उधर करके और दबा दिया जाए तो मामला दबने वाला नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो जनता की हर समस्याओं को सुनने के लिए और उसके समाधान के लिए टीम योगी जिस हिसाब से तत्पर पहले कार्यकाल में रही है, उससे कहीं ना कहीं दोगुने गति से, दोगुने स्पीड से, दोगुने जोश से अब जो है कि जन समस्याएं सुनी जा रही हैं। और आपको बता दें कि आने वाले वक्त में 2024 लोकसभा का चुनाव है और जनता उसी को अपना आशीर्वाद देती है जो जननेता होता है, जो जनता की समस्याओं को सुनता है और उसका निराकरण त्वरित ढूंढ के निकालता है। जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं ये जो व्हाट्सएप जो नंबर जो जारी किया गया है मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा, इसका सीधा सीधा फायदा जनता को होगा। और जाहिर सी बात है कि जब जनता को फायदा होगा तो जब भी निकट चुनाव होंगे तो उसका फायदा सीधे सरकार को, जनता का मिलता है। तो इससे एक तरफ तो जहां जनता की तमाम जो बातें हैं, जो लोग जनता दरबार में नहीं पहुंच पाते हैं, अधिकारियों के पास जाते हैं, चक्कर लगाते हैं, इनसे कहीं ना कहीं मुक्ति मिलेगी। आदमी सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय में अपनी कंप्लेन कर सकता है और जो भी सरकार की जो योजनाएं हैं, जो विकास की बातें हैं आम जनता के लिए, वो भी सीधे व्हाट्सएप के माध्यम से जनता तक पहुंच जाएंगी। तो जाहिर सी बात है ये जो योजना चलाई गई है इसकी कहीं ना कहीं पब्लिक में ये तारीफ के काबिल हो रहेगी और इसका सीधा सीधा लाभ प्रदेश की जनता को मिलेगा। रागनी, बिल्कुल पंकज, अब व्हाट्सएप के जरिए जनता जो है अपनी फरियाद को सीएम योगी तक पहुंचा सकेगी। फिलहाल जानकारी देने के लिए धन्यवाद। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताए थे लखनऊ से, जहां सीएम योगी के कार्यालय का व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया गया है। व्हाट्सएप पर सीएम योगी से अब जनता सीधे जुड़ सकेगी, सीएम योगी आदित्यनाथ तक सीधे अपनी बात पहुंचा सकेगी। वहीं यूपी की जनता को सरकार की हर योजना की जानकारी अब इस व्हाट्सएप के जरिए मिलेगी। तो यूपी में जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। जी हां, सही सुना आपने, यूपी में जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। सीएम योगी ने राज्यपाल से की मुलाकात। सूत्रों का दावा कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर इस मुलाकात में हुई चर्चा। राजभर के साथ कुछ अन्य विधायकों को मिल सकती है मंत्रिमंडल में जिम्मेदारी। दिनेश शर्मा की सीट पर दारा सिंह चौहान बनाए जा सकते हैं एमएलसी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राज्यपाल से सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है और सूत्रों का दावा है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर इस मुलाकात में हुई चर्चा। तो यूपी में जल्द मंत्रिमंडल विस्तार की हो सकती है बात। इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी में जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल से मुलाकात की है। सूत्रों का दावा है कि इस मुलाकात में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा की गई। अगर मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो राज्यभर के साथ कुछ विधायकों को मिल सकती है जिम्मेदारी। दिनेश शर्मा की सीट पर दारा सिंह चौहान बनाए जा सकते हैं एमएलसी। बताया दिनेश शर्मा की सीट पर अभी 3.5 साल का समय बाकी है। कई मंत्रियों के विभाग में फेरबदल की संभावना जताई जा रही है। वहीं कई मंत्रियों के मंत्रिमंडल से छुट्टी भी की जा सकती है। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज हो रखी हैं। जैसा कि बता दें, घोषी उपचुनाव से पहले भी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं थी और अब भी ये चर्चाएं तेज है। बात करी जाए तो सीएम योगी ने राज्यपाल से मुलाकात की है और सूत्रों का दावा है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर इस मुलाकात में चर्चा की गई है। जानकारी के साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिवाकर मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। दिवाकर जी, यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं पहले से ही तेज हैं और इस वक्त सीएम योगी और राज्यपाल की मुलाकात के बाद फिर से इस मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल रागिनी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इसको आप जो आपने कहा कि
योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है वो बिल्कुल कहीं ना कहीं सही लग रहा है। वजह उसकी ये है कि कल ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने गवर्नर श्रीमती आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। हालांकि सीएम ऑफिस की तरफ से ये बताया गया कि ये एक शिष्टाचार मुलाकात थी, लेकिन जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं उसके अनुसार कि उन दोनों की बातें जो है वो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हुई है। मैं इसके पीछे की कहानी आपको बताता हूं कि वजह यह है कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बहुत गंभीर है। उसको ये लगता है कि यूपी को फतह किए बगैर हम दिल्ली फतह नहीं कर सकते, और जहां तक ये बात काफी हद तक सही भी है, क्योंकि लोकसभा की सर्वाधिक सीटें 80 सीटें यूपी से आती हैं और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने मिशन 80 का नारा दिया है। अब इसमें दो नाम काफी जो है इस समय चर्चा में है, वो सुबह सपा मुखिया ओम प्रकाश राजभर और जो अभी हाल ही में घोसी उपचुनाव हारे हैं भाजपा प्रत्याशी के रूप में दारा सिंह चौहान। इनको जो है मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की संभावना है। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि बीजेपी किस तरह से गंभीर है लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर। आप इससे अंदाजा लगाइए कि लगभग 65 से अधिक जिलाध्यक्ष उन्होंने बदल दिए अपने। अभी 2 दिन पहले ये कार्रवाई हुई है। तो देखा जाए तो ये मंत्रिमंडल का जो विस्तार, अगर संभावित विस्तार जो है वो ये 2024 के चुनाव को लेकर के है। अब उसमें किसको जगह मिलती है, कैसे मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। रागिनी। बिल्कुल दिवाकर जी, जैसा कि आपने कहा कि अगर दिल्ली को फतेह करना है तो यूपी का दिल जीतना होगा, तो इस मंत्रिमंडल विस्तार को क्या लगता है कि इस विस्तार में दारा सिंह चौहान को दिनेश शर्मा की सीट पर जगह मिल सकती है? हाँ बिल्कुल, इसलिए मिल सकती है क्योंकि दिनेश शर्मा जो है वो राज्यसभा सदस्य बना दिए गए। दूसरी चीज उनकी एमएलसी की सीट खाली हो गई। दूसरी चीज की कोई भी मंत्री को जब बनता है तो उसके 6 महीने के अंदर उसको दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य होना जरूरी होता है, या तो विधानसभा का सदस्य हो और या तो वो जो है विधान परिषद के सदस्य हो। अब चूंकि दारा सिंह चौहान को इसीलिए घोसी उपचुनाव में लड़ाया भी गया था, लेकिन वो हार गए, चुनाव जीत नहीं पाए, वो बुरी तरह से हार गए। तो अब अगर उनको मंत्रिमंडल में रखना है तो कहीं ना कहीं से उनको जो है विधान परिषद या विधानसभा का सदस्य बनवाना पड़ेगा, और वर्तमान में कोई उपचुनाव भी नहीं है और विधानसभा का, इसलिए एक ही रास्ता बचता है वो विधान परिषद। विधान परिषद में डॉक्टर दिनेश शर्मा की सीट खाली हुई है, वो अभी इस्तीफा देकर राज्यसभा में चले गए हैं। तो अब वहीं से लड़ाने का एक जो है उनको एमएलसी बनवाने का एक जो है सीधा सा मौका है, और इसी तरह से उनको जो है मंत्रिमंडल में लिया जा सकता है। जी बिल्कुल दिवाकर जी, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज है। फिलहाल जानकारी देने के लिए धन्यवाद। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी में जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल से मुलाकात की और इस मुलाकात में माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हुई है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि इस मंत्रिमंडल विस्तार में किसे क्या पद मिलता है और इस मंत्रियों के विभाग में क्या फेरबदल किए जाते हैं। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक का दूसरा दिन आज हैदराबाद में दूसरे दिन होगी बैठक। तो बड़ी खबर आपको हैदराबाद से बता रहे हैं, जहां कांग्रेस कार्य समिति की बैठक का आज दूसरा दिन है। हैदराबाद में आज दूसरे दिन होगी कांग्रेस की बैठक। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रहेंगे मौजूद। सोनिया गांधी, राहुल गांधी इस बैठक का होंगे हिस्सा। प्रियंका गांधी भी सीडब्ल्यूसी की बैठक में शामिल होंगी। सीएम अशोक गहलोत, सीएम भूपेश बघेल इस कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में रहेंगे मौजूद। इसी के साथ कई नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। पहले दिन की बैठक में कई प्रस्तावों पर लगी थी मुहर। जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार दिवाकर मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिवाकर जी, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक का आज दूसरा दिन है। जो पहली बैठक हुई थी उसमें कई चीजों पर मुहर लगी थी, आज क्या कुछ फैसले हो सकते हैं? जी बिल्कुल, और ये जो कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की मीटिंग है, ये आज इसका दूसरा दिन है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में, और ये कल ये बैठक शुरू हुई थी। तो इसमें आज जो बैठक में जो जानकारी मिल रही है वो यहाँ पे चूंकि वो तेलंगाना में इसी साल चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, तो यहाँ पे विजय रैली निकालने की संभावना बताई जा रही है कि कांग्रेस यहाँ से विजय रैली निकालेगी और तेलंगाना के लिए 5 गारंटियों की घोषणा करेगी। हालांकि गारंटी क्या देगी अभी ये जानकारी नहीं मिली है। जहां तक कल के प्रस्ताव की बात आपको मैं बताऊं तो कल जो शनिवार की बैठक हुई थी उसमें ये प्रस्ताव जो है पारित किया गया कि केंद्र सरकार राजनीतिक, आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर पूरी तरह विफल है।
इसमें दावा किया गया कि भाजपा देश के संवैधानिक और संघीय ढांचे के लिए चुनौती है। तो इस तरह से देश के राजनीतिक हालात पर भी चर्चा की गई थी, क्योंकि इनके क्या नाम है, मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने के 1 साल से ऊपर हो गया इनको अध्यक्ष बने हुए। उसके बाद ये सीडब्ल्यूसी का भारी भरकम काफी बड़ी सीडब्ल्यूसी इस बार बनाई गई है, उसका एक गठन किया गया और उसमें जो है ये उसकी पहली बैठक हो रही है। तो ये जो है इसमें केंद्र सरकार को लेकर के ही ज्यादातर जो है वो इसमें बातें कही गई। कल शनिवार का जो प्रस्ताव पारित किया गया उसमें कहा गया कि देश की राजनीतिक स्थिति, आर्थिक संकट, देश की गंभीर चुनौती बने सुरक्षा खतरे और इन सब को लेकर के चर्चा है। सीमाओं पर चीन की चुनौती है, मणिपुर के मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी, असमानता, इन सब को लेकर के कहा गया है कि ये मोदी सरकार पूरी तरह से फेल है और जो INDIA गठबंधन है उसको जो कामयाबी मिल रही है उसी को लेकर, उसी के नाते भाजपा सरकार जो केंद्र में काबिज है वो विपक्षी दलों पर कई तरह की कार्रवाई कर रही है। संसद में विपक्ष की आवाज दबाने की कार्रवाई की जा रही है, जिसकी निंदा भी की गई है। जी रागिनी। ठीक है दिवाकर जी, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे थे, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक का आज दूसरा दिन है। आज हैदराबाद में दूसरे दिन ये बैठक होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी CWC की इस बैठक में मौजूद होंगे। सीएम अशोक गहलोत, भूपेश बघेल कार्य समिति की बैठक में मौजूद रहेंगे। कई नेता भी रहेंगे मौजूद। साथ ही आपको बता दें कि पहले दिन की बैठक में कई प्रस्तावों पर लगी थी मोहर। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक। विभाग में लापरवाही पर सीएम ने जताई नाराजगी। प्रतापगढ़ कलेक्टर का सीएम ने लगाई फटकार। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक ली। विभाग में लापरवाही पर सीएम योगी ने जताई नाराजगी। इस बैठक के बाद प्रतापगढ़ कलेक्टर को सीएम ने लगाई फटकार। जिलाधिकारी PC श्रीवास्तव को हटाने के दिए निर्देश। मेरठ कमिश्नर, बलिया DM को भी सुनाई खरी खोटी। IGRS रैंकिंग में खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों का मामला, जिलों के अधिकारियों को सीएम योगी ने दी कड़ी चेतावनी। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सीएम योगी ने राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक की और इस बैठक के बाद लापरवाही पाने पर सीएम योगी ने नाराजगी जताई। प्रतापगढ़ कलेक्टर को सीएम ने लगाई फटकार। जिलाधिकारी PC श्रीवास्तव को हटाने के दिए निर्देश। बड़ी खबर बांदा से, जहां बांदा में शराब पीने के बाद 2 पक्षों में हुआ विवाद। कहासुनी के बाद दोनों पक्षों में हुई मारपीट में एक युवक हुआ घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में कराया भर्ती। अस्पताल पहुंचे घायल को डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पूरा मामला गिरवा थाना के मोरवा गांव का बताया जा रहा है। और पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गुल मोहम्मद जुड़ चुके हैं। गुल मोहम्मद, क्या है ये पूरा मामला? जी रागिनी, मैं आपको बता दूं कि गिरवा थाना क्षेत्र के अंदर 2 साथियों ने आराम से साथ में बैठ के शराब पी रहे थे, जिसको अपनी छत में बुलाकर किसी बात के ऊपर वाद विवाद हुआ। तभी वहां पर मारपीट हो गई, एक दूसरे को मारा पीटा, जिसमें आदमी ज्यादा व्यक्ति घायल हो गए, जिसको 112 की मदद से पुलिस की अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो शव को कब्जे में लेकर डॉक्टर पैनल बनाकर पंचायत नामा पर पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी गई है। वहीं पुलिस ने कहा कि सारे तथ्यों की जाँच की जा रही है। जो भी आरोपी है जल्द उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। बिल्कुल गुल मोहम्मद, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बांदा से बता रहे हैं, जहां शराब पीने के बाद 2 पक्षों में हुआ विवाद। कहासुनी के बाद दोनों पक्षों में मारपीट हुई। मारपीट में एक युवक हुआ घायल। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने किया उसे मृत घोषित। बड़ी खबर हरदोई से, जहां पावर हाउस में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट के कारण विद्युत सब स्टेशन में लगी आग लगने से विद्युत सब स्टेशन में मचा हड़कंप। हरपालपुर फीडर की VCB मशीन जलकर हुई राख। सब स्टेशन पर आग लगने से बाल बाल बचे विद्युत कर्मी। सांडी विद्युत सब स्टेशन पर आग लगने से बिजली हुई गुल। तो बड़ी खबर आपको हरदोई से बता रहे हैं, जहां शॉर्ट सर्किट के चलते विद्युत विभाग में लगी आग देखकर लोगों में मची अफरा-तफरी। हरदोई पावर हाउस में भीषण आग लगी है, जहां शॉर्ट सर्किट के चलते विद्युत सब स्टेशन
में आग लगी। आग लगने से विद्युत सब स्टेशन में मचा हड़कंप। हरपालपुर फीडर की वीसीबी मशीन जलकर हुई राख। विद्युत सब स्टेशन पर आग लगने से बाल बाल बचे विद्युत कर्मी। सांडी विद्युत सब स्टेशन पर आग लगने से बिजली भी गई। खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज जुड़ चुके हैं। मनोज, कल विद्युत विभाग में आग लगी है, क्या कुछ है ये पूरा मामला? देखिए, विद्युत उपकेंद्र सांडी का है, जहां पर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई है। आग लगने से जहां लाखों रुपए की मशीन का नुकसान हो गया है, वहीं पर पावर हाउस के सभी 5 फीडर बंद हो गए हैं, जिससे लगभग 2 लाख से अधिक उपभोक्ता प्रभावित हो गए हैं। आग लगने का कारण प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है और आग को काबू कर लिया गया है, लेकिन जो खराब हो गए हैं उनको ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। और जो उपभोक्ता परेशान है, इस समय गर्मी भी है और ऐसे में आग लग गई है, तो उपभोक्ताओं को काफी दिक्कतों का सामना पड़ रहा है। बिल्कुल, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हरदोई से बता रहे थे, जहां स्टेशन में आग लगने के बाद उस जगह की बिजली चली गई है और लोगों में काफी आक्रोश नजर आ रहा है। लपटे देख आसपास के घरों में आग लगी और बाहर लोग भागे। पावर हाउस के सभी 5 फीडर बंद हो गए हैं। फिलहाल सुबह की बड़ी खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।